आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक अच्छा चैप्टर, एक अच्छा टॉपिक है। 6 मार्क का ये पूरी यूनिट है बेटा। फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलाने के बाद 6 मार्क्स का सिलेबस होता है। आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। सर ये फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझिएगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? वैसे तो अमूमन हर एक बच्चे को मालूम है कि सर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा भी है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जब मैं अपने देश के पैसे को मतलब फॉरेन करेंसी को हम लोग एक्सचेंज करते हैं डोमेस्टिक करेंसी के अदर करेंसी के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जिस प्राइस या जिस कीमत के ऊपर हम लोग एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कई बार एक एग्जांपल से समझाया है। मान लो 60 रुपीज इज इक्वल टू जो है वो क्या है बेटा, $1। अगर 1 रुपीज की वैल्यू में निकालूंगा तो 1/60 करना पड़ेगा। ये 1/60 करके जो 0.01 जो भी आएगा, दैट रेट दैट प्राइस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसा रेट जिस रेट के ऊपर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला गया। यहाँ पर एक एग्जांपल देकर मैंने बताने की कोशिश की। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है, राइट? ये 3 तरीके का कौन कौन सा होता है? ये क्या हो रहा है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज 3 तरीके का होता है। एक होता है बेटा कौन सा, फिक्स्ड, और एक क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब बता दूं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन कर दिया जाता है किसके द्वारा बेटा, गवर्नमेंट। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक अगर रेट को डिसाइड कर लेता और वो रेट कभी चेंज नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट। क्या बोला गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में? थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें, बोला गया फिक्स एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड। ये हमारा ऑफिशियली जो है फिक्स कर दिया जाता है, या तो ये हमारे देश की गवर्नमेंट फिक्स करती है या फिर बेटा फाइनेंशियल अथॉरिटी। फाइनेंशियल अथॉरिटी का मतलब यहाँ किस चीज से बेटा, आरबीआई से। हिंदुस्तान के एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई हमारे देश की गवर्नमेंट किसी रेट को ऑफिशियली डिसाइड कर दे रही है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, कौन सा रेट है, फिक्स। और ये गवर्नमेंट इसलिए भी फिक्स करती है ताकि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को रख सके, ताकि गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ना हो, पैसा फॉरेन करेंसी का आता जाता रहे। बच्चों याद रखना, ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसकी कुछ अपनी मेरिट्स हैं और कुछ अपनी डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स का मतलब फायदा है। अगर कोई इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी में अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रखता है तो उसका फायदा क्या है? सर इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं बताऊं, दैट इज स्टेबिलिटी। आपको मालूम है रेट अगर फ्लक्चुएट होता है तो कंट्री के अंदर पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो पूरे तरीके से फ्लक्चुएट होता है। देश में अगर ज्यादा पैसा आएगा तो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। बट अगर इकोनॉमी पहले से ही रेट को स्टेबल कर देगा तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशंस नहीं आ जाएगा। तो पहला बेनिफिट है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है। दूसरा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि विदेशियों को लगता है कि देश के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस क्या है बच्चों, ज्यादा है, इसलिए कोई फॉरेन हमारे देश में पैसा लगाता है। तो सेकंड एडवांटेज यही होता है कि इनकरेज द इंटरनेशनल ट्रेड, इससे हमारे देश के अंदर फॉरेन ट्रेड बढ़ने की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। और तीसरा इंपोर्टेंट मेरिट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दूसरी कंट्री के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, व्यापार पॉलिसी हमारी अच्छी हो सकती है जिससे हमारी कंट्री ग्रो करेगा। बट आएगा इसका डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से चीजों को लेकर चलता हूं। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो फॉरेन एक्सचेंज। पहले जो मैं लिखवाया था वो शॉर्ट में यार प्रॉपर नहीं था, बट अब प्रॉपर हम लोग करते हैं। ऊपर हेडिंग डालिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे की पॉइंट लिखते जाओ ताकि आपके नोट्स जो है आपको समझने और सीखने में काफी आसानी हो जाए। लिखना फॉरेन एक्सचेंज रेट, लिखना फॉरेन एक्सचेंज रेट, लिखें। इट रेफर्स टू द रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू द रेट at which, it refers to the rate at which currency of one country, it refers to the rate at which currency of one country are converted, currency of one country are converted into currency of another country, currency of one country are converted into currency of another country, currency of one country are converted into currency of another country। ठीक है, लिखना टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, टाइप ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसमें से पहला मैं बता रहा हूं फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहला ए पॉइंट डालना और लिखना बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, लिखें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज क्या बेटा, रेट लिखना। इट इज द रेट which is officially fixed by the government. It is the rate which is officially fixed by the government, which is officially fixed by the क्या बेटा, government. It is the rate which is officially fixed by the क्या, government or financial authority of the country, or financial authority of the country. They also help to promote foreign trade and stability in the economy. They also help to promote foreign trade and stability in the economy. बच्चों लिखना इसकी मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है। अगर कोई बंदा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, फॉरेन ट्रेड एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। लिखना बेटा मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज। फिक्स एक्सचेंज का फायदा क्या है, सबसे पहला सबसे बढ़िया फायदा क्या है, स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन रुक जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट हमारे देश को हैम्पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पहले से ही रेट को क्या कर चुकी है बच्चों, डिसाइड कर चुकी है। लिखना स्टेबिलिटी, लिखना फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इंश्योर, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इंश्योर, फिक्स्ड क्या बोला मैंने, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इंश्योर stability in the international money market, stability in the international money market, and also avoid day to day fluctuations, and also avoid day to day क्या बेटा, फ्लक्चुएशन, जो डेली का बदलाव होता है इसे रोकता है। day to day fluctuation which helps to make long term economic policy, obvious है बेटा, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर रेट स्टेबल होगा तो विदेशी की जो पॉलिसीज है, विदेशी व्यापार की जो पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड जो एग्रीमेंट्स है, वो लंबे समय तक के लिए खींच पाएंगे बेटा। सेकंड पॉइंट मेक क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉइंट नंबर सेकंड लिखना help for promoting international trade, help for promoting international trade, help for promoting international trade। ऐसा क्यों होता है लिखना, this is because international trade, this is because this system implies low risk, this system implies low risk and low uncertainty for the future, low risk and low uncertainty for the future, uncertainty for the क्या बेटा, future। तीसरा पॉइंट बेटा, इसका तीसरा इंपोर्टेंट मेरिट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब आप बड़े देश की आर्थिक नीतियों को बना सकते हो बेटा। हमारे देश में जितनी भी मैक्रो पॉलिसीज होती हैं जो पूरी इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ जोड़ने का काम करती है, वो जब भी बन सकती है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज कैसा है बेटा, स्टेबल। अगर फ्लक्चुएशन होगा तो हम एग्रीमेंट कभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाएंगे। लिखना बेटा दिस रेट ऑल्सो हेल्प in the coordination of macroeconomic policy across different countries of the world। macroeconomic policy
अक्रॉस क्या बेटा, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के तीन बड़े एडवांटेजेस मैंने बताए। पहला एडवांटेज है बेटा इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगा, दूसरा हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ जाएगा, तीसरा मैंने बताया कि हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के कोऑर्डिनेशन करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। अगर बेटा रेट फ्लक्चुएशन है तो हम ना तो ट्रेड बढ़ा सकते हैं, ना इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ना ही कंट्री बढ़ेगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डीमेरिट लिखो। पहला डीमेरिट इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज बता देता हूं, लिखना रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट, requirement of huge reserve या large amount of reserve, requirement of large amount of reserve, ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बच्चों अगर किसी कंट्री को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रखना है तो सब पहले से वो कंट्री का पैसा इतना बड़े मात्रा में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि गरीब देश के पास इतना डॉलर हो कि वो स्टोर करके रखे और रिजर्व बनाए और फिर ट्रेडिंग करना संभव हो। इसलिए बेटा हर एक देश इसको अडॉप्ट नहीं करता। लिखना बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ क्या बोला मैंने, लार्ज अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व। लिखना दिस सिस्टम रिक्वायर large amount of foreign country reserves. This system requires large amount of foreign country reserves, large amount of foreign country reserve, which is not possible for underdeveloped economy, which is not possible for underdeveloped क्या बेटा इकोनॉमी। एक अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है, संभव नहीं है कि वो दूसरे देश के पैसे को इतने लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सके। लिखना बेटा दूसरा सिस्टम अंडर डेवलप इकोनॉमी। बच्चों पहला मैंने बताया था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और अब मैं चर्चा कर रहा हूं दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिस, हाँ बेटा एक ही समझ ले, मेन वही है बेटा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बाद दूसरा आता है फ्लेक्सिबल। बेटा फिक्स में प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे देश के रेट को डिसाइड कौन कर रहा था, गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। बट बच्चों फ्लेक्सिबल वो होता है जिसका डिटरमिनेशन कोई गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि रेट का डिसीजन कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई। बेटा ये हमारे देश के लिए अच्छी बात भी है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पैसा बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है तो पैसा क्या हो जाएगा, ऊपर हेडिंग डालो, लिखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लिखना बच्चों it is the rate in which rate of foreign exchange is determined by the force of demand and supply, by the force of demand and supply of foreign exchange, by the force of demand and supply of foreign exchange। मतलब भाई साहब इसमें गवर्नमेंट डिसाइड रोल प्ले नहीं करती है, इसमें जो मेन डिसीजन प्लेयर होता है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड और उस करेंसी की सप्लाई होती है। लिखना इसी के अंदर दिस रेट रेगुलरली चेंजेस, this rate regularly changes with a change in demand and supply of foreign currency. This rate regularly changes with a change in demand and supply of foreign currency. This rate regularly changes with a change in demand and supply of foreign currency, and demand and supply of foreign currency, and there is no official intervention, and there is no official intervention by the government in the market. There is no official intervention by the government in the market. बात समझ आ गई? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। गवर्नमेंट डजंट टेक एनी स्टेप वेदर द रेट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। बट पहले वाले में भैया सरकार पूरा रोल प्ले करती है, वो कभी नहीं चाहती है कि रेट ऑफ एक्सचेंज वहां पर बढ़े, क्योंकि उससे उनका ट्रेडिंग क्या हो जाएगी बेटा, कम। बट यहाँ कंट्रोल ही नहीं कर रही है तो इन्वॉल्व भी नहीं होता है। बेटा इसका रेट का डिसीजन कैसे होता है, इस रेट के अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो इस रेट को डिसाइड करने के लिए
हमारे जो मेन पार्ट है वो दो डिटर्मिनेंट्स है बेटा, एक डिमांड और दूसरा क्या बेटा, सप्लाई। यहां पर बहुत बड़ी चिट्ठी मैंने स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि भाई फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होती है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होती है। बच्चों एक छोटी सी बात मेरी समझ लो, सारे पॉइंट खुद क्लियर हो जाएंगे। फॉरेन करेंसी को डिसाइड करने के लिए दो बड़े प्लेयर है, एक डिमांड और एक क्या बेटा, सप्लाई। डिमांड कौन करता मालूम है, डिमांड हमारे देश का बंदा करता है। किसको करता है, विदेशी करेंसी की करता है। कब करेगा, जब वो विदेश में घूमने के लिए जाएगा, विदेश में गुड्स खरीदेगा, विदेश में बेटा कोई एसेट्स बाय करेगा, विदेश में किसी को गिफ्ट देना है, विदेश में ट्रांसफर पेमेंट करनी है, मतलब फॉरेन पेमेंट के लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। और कौन करता है, देश का रेजिडेंट। और एक बात समझ लो, डिमांड में और रेट में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, इनवर्स होता है। और इनवर्स होने की वजह से ही इसका जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा होगा वो कैसे स्लोप का बन रहा है बेटा, डाउनवर्ड। मतलब अगर रेट कभी बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा बेटा, कम। मतलब मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन कराऊंगा। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, है बाद में कराऊंगा, डिटर्मिनेशन पहले कर ले बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमें डिसाइड कैसे करना है। मैंने अभी बताया कि फ्लेक्सिबल को डिसाइड करने के लिए दो ही रोल है बेटा, एक तो सोर्स डिमांड का और एक किसका बेटा, सप्लाई। लिखना, ऊपर हेडिंग डालो, ए पॉइंट हेडिंग डालकर लिखना बेटा, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसे की डिमांड के सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसे की मैं डिमांड कैसे कर सकता हूं, कब कर सकता हूं और किन चीजों के लिए करूंगा। लिखना, फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, किसके द्वारा डिमांड की जाती है बेटा, डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द फॉलोइंग रीजंस। ये सभी कारण है जिसकी वजह से हम विदेशी पैसे की डिमांड कर सकते हैं। सबको मालूम है किस लिए, ए पॉइंट डालना बेटा। तुम सबसे पहले किस लिए खरीदोगे, जब तुम्हें विदेशों में कोई गुड्स खरीदनी है, पहला फर्स्ट पॉइंट डालना, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। विदेशों से सामान खरीदते वक्त आपको विदेशी पैसा चाहिए, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जब तुम विदेशों से कोई सामान खरीदना चाहते हो तो तुम्हें विदेशी पैसा देना ही देना पड़ेगा, राइट। सेकंड पॉइंट, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, टू परचेज कौन सी एसेट बेटा, फाइनेंशियल एसेट्स। तुम फॉरेन कंट्री के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स लेना चाहते हो, विदेशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो विदेशी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंडियन मार्केट में अगर कोई विदेशी पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसे इंडियन रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी, और अमेरिकन मार्केट में हमें पैसा चाहिए तो हम डॉलर की रिक्वायरमेंट करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर थर्ड, सेकंड था टू, क्या था बेटा, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। तीसरा, थर्ड पॉइंट लिखना, टू सेंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स, टू सेंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स टू अब्रॉड। अगर मैं विदेशों में बेटा किसी को तोहफे देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं, ग्रांट देना चाहता हूं, ऑब्वियसली मुझे विदेशी पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी, जब भी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो पाएगी बेटा। पॉइंट नंबर फोर, टू मेक पेमेंट फॉर इंटरनेशनल लोन। अगर हमारे देश ने भाई साहब विदेशों से लोन ले रखा है तो उसको भाई साहब उसी पैसे में चुकाना भी तो पड़ेगा। मतलब मैं ये वो सारी बातें बता रहा हूं जहां पर मुझे विदेशी पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं विदेशी पैसे की क्या करता हूं बेटा, डिमांड करता हूं। पॉइंट समझ आ रहा होगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राइट। इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लो, टू मेक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ऑफ द फॉरेन कंट्री, टू मेक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन द फॉरेन कंट्री। अगर तुम विदेशों में कोई स्पेकुलेशन करना चाह रहे हो जो हमारे देश में बैन है बट दूसरे देश में बहुत अच्छे से होता है तो ऑब्वियसली आप उसको कर सकते हो, बट उसकी पैसे की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं तुम्हें स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के बारे में बताऊं, आपको मालूम है हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी खरीदना लीगल नहीं है, बट हमारे देश में बी फाइनेंस करके कंपनी है, गूगल करना, वो बेटा क्रिप्टो में डीलिंग करती है और वो जो पेमेंट लेती है वो रुपये में नहीं लेती बल्कि किस में लेती है,
डॉलर्स में। आपको पहले अपने अकाउंट में से रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन डॉलर की पेमेंट के थ्रू आप क्रिप्टो खरीद सकते हो जब जाकर आपकी सेल परचेज होगा। मतलब बेटा जो एक्टिविटी हमारे देश में बैन है और दूसरी कंट्री उस चीज को कर रहा है, तो अगर आप करना चाह रहे हो तो पहले करेंसी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कर रहा हूं तो मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसके नीचे एक लाइन डालना, एक लाइन लिखें, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज कैसा रिलेशन बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अरे इस लाइन का मतलब समझ आ गया बेटा, रेट और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर रेट कभी बढ़ेगा तो तुम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या करोगे, ये तो सिंपल सी बात है यार, अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे, और रेट अगर सस्ता हो जाए तो डिमांड क्या करेंगे बेटा, ज्यादा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्या बोला मैंने, रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ड्यू टू दिस रीजन demand of foreign exchange is downward sloping. Due to this reason demand of foreign exchange is downward क्या बेटा, sloping, जिसकी वजह से डिमांड कर्व हमारा कैसा बनता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। आया था बेटा, बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके। डायग्राम बना, डायग्राम बनाओ भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग का, बहुत इजी है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना लो, चाहो तो शेड्यूल देखो मत देखो मुझे इससे मतलब नहीं है, डायग्राम आपको प्रॉपर आना चाहिए। समझाना कुछ है नहीं, इनवर्स का मतलब डाउनवर्ड। अरे भाई रेट बढ़ेगा डिमांड क्या करेगी, कम करेगी। अब देख रेट मान ले ओआर था, क्वांटिटी मेरी ओक्यू था, जैसे ही रेट मेरा कम हुआ ओआर से रिड्यूस होकर ओआर 1 हो गया तो मैंने डिमांड क्या कर ली बेटा, ज्यादा। जैसे ही रेट बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम। इनको ज्वाइन करेगी तो क्या बनेगा, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग। बहुत बेसिक है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डायग्राम प्लॉट करें, ये डिमांड साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने समझाया भी, अगर समझोगे ना बेटा तो सारी चीजें बहुत टू द पॉइंट समझ आती हैं। अगर समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, स्कोर भी अच्छा कर लोगे। अभी मेरे पास केवल 2 से 3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं सिलेबस के नाम पे, और उसके बाद मुझे केवल रिवीजन और केवल रिवीजन ही करानी। तो आप लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा इको में स्पेशली अच्छा स्कोर करने के लिए। और तुम्हारी क्लास में से अगर तमीज से सही बच्चे निकलेंगे तो 7-8 बच्चे हो सकते हैं जो 100 भी स्कोर करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। सब तो नहीं ला सकते, बट जो ला सकते हैं वो जरूर पढ़े। और एक नंबर के लिए लास्ट में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना बेटा। जो एनसीईआरटी टीचर इग्नोर कराता है उसकी वेटेज होती है, पेपर सारा एनसीईआरटी में से ही आना होता है, तो यू हैव टू रीड दैट बुक ऑल्सो बेटा। वो मैं खरीद के दे दूंगा लास्ट में जनवरी में, तो उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज की उसे पढ़ लियो। इको में तुम देखना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे जनवरी के टाइम पे कि हमें इको से प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के पेपर हो जाए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2-3-4 बाद पेपर हो जाएंगे ना, पेपर 80 मार्क्स का लिख लोगे तो प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव हो जाएगी, वही जरूरी है बेटा अभी। चलो ये हो गया, डिमांड साइड सबका हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ कर बेटा। देवांगी नाम अब मैं प्रॉपर याद रख रहा हूँ तेरा, तेरे नाम से बेटा विरोध हो जाता है। क्या बोला था मैंने, दिव्यांगी, दिवांगी बोला था ऐसा कुछ। हाँ अरे यार ये लड़की तो बड़ी, मतलब वैसे मेरी बातें याद नहीं रखनी तेरे को, ये बातें। हाँ चल ठीक। दिव्यांगा पता नहीं क्यों नहीं कर गया था, अजीब सा निकला था मुंह से उस दिन, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था। चलो होता है बेटा। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, वैसे ऑनलाइन पढ़ कौन रहा है पहले उससे मैं मिल लेता हूँ। ऑनलाइन अभी 2 बच्चे हैं, अर्नव और एंजेलिना। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है बेटा, पेपर वेपर हो गए होंगे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आयो सर, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल उल्टा है, डिमांड कौन कर रहा था मालूम है, डिमांड हम कर रहे थे और सप्लाई कौन करेंगे, वो भी हम ही करेंगे, बट किसकी करेंगे, जब कोई विदेशी हमारे देश में आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग विदेशी पैसे की डिमांड कर रहे थे, अब विदेशी बंदा हमारे पैसे की डिमांड कर रहा है तो हम अपने पैसे की क्या करेंगे, सप्लाई। तो मतलब फॉरेनर अगर हमारे देश में आएगा तो हम बेटा अपने करेंसी को सप्लाई करेंगे और सारे पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे। याद रखना वहां पर जो मेन लीडिंग रोल था वो हमारे देश का रेजिडेंट का था, बट अब यहाँ पे जो मेन इंपोर्टेंट रोल है वो हमारे देश के रेजिडेंट का नहीं है, बल्कि किसका है बेटा, अरे किसका मेन रोल है, फॉरेन, किसका बेटा, फॉरेनर का।
कोई विदेशी बंदा अगर हमारे देश में आएगा तो उसका बहुत बड़ा रोल है। पॉइंट सारे वही हैं, विदेशों में वो घूमने के लिए आए, हमारे देश में गुड्स को खरीदने के लिए आए या किसी अदर चीज के लिए आएगा तो हमें विदेशी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और एक बात समझ लो, डिमांड में और सप्लाई में, डिमांड में और रेट में जो रिलेशन था वो इनवर्स था, और रेट में और सप्लाई में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट, जिसकी वजह से इसका सप्लाई कर्व कैसा बनेगा। मैं आता हूं उस पॉइंट पर, मुझे पता है क्या बताना है। ऊपर हेडिंग डालो, लिखना बी पॉइंट, पहले ए पॉइंट में क्या लिखवाया था मैंने, सोर्सेज ऑफ डिमांड, ऐसे बी पॉइंट में लिखना सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, बिल्कुल उल्टा है बेटा, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी, लिखना सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज come from, supply of foreign exchange come from foreigners who make, foreigners who make us payment in foreign exchange, who make us payment in foreign exchange for different purpose, foreign exchange for different purpose। जैसे हमारे देश के बंदे के पर्पस अलग थे, वो विदेशों में गुड्स खरीद रहा था तो हमें विदेशी पैसे की डिमांड किया था। जब कोई फॉरेनर हमारे देश में आएगा तो हम अपने पैसे की क्या करेंगे, सप्लाई। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रीज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ जी, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी सारे पॉइंट रिवर्स कर लो, लिखो, चलो मैं बोल देता हूं। सेकंड पॉइंट, direct foreign investment in domestic country, direct foreign investment in domestic country, इसका मतलब समझे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री मतलब कोई विदेशी निवेशक ने पैसा कहां लगा दिया, तो बेटा हमें पैसे की तो हम सप्लाई करेंगे। थर्ड पॉइंट, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो, मैं बता रहा हूं तो कुछ भी बोल रही है, तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आगे लिखना, डायरेक्ट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फॉरेनर इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, बाय द फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, बाय द फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट लिखना, ट्रांसफर पेमेंट बाय द फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, कोई ट्रांसफर पेमेंट देना है, गिफ्ट देना है, तो ये सब चीजों के लिए उसे हमारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट। एक छोटी सी स्टेटमेंट नीचे लिखना, पेमेंट और गिफ्ट बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, लिखना बेटा, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखना, देयर इज कैसा रिलेशन बेटा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप between, there is direct relationship between, there is direct relationship between rate and supply of foreign exchange, rate and supply of foreign exchange, rate and supply of foreign exchange, so that supply curve of foreign exchange, so that सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई कर्व ऑफ क्या बेटा, फॉरेन एक्सचेंज कैसा होता है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ बनेगा, सो दैट सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो दैट सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अपवर्ड स्लोपिंग, इज अपवर्ड क्या बेटा, डायग्राम प्लॉट कर लो जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बेटा। रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, रेट कम सप्लाई कम, डायग्राम में साफ साफ आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। जब हमारा रेट OR था, क्वांटिटी OQ थी बॉस, जैसी रेट हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, तो हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई, रेट कम क्वांटिटी भी कम, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ गया। स्पेकुलेटिव परचेजेस मतलब वही ना, जैसे स्पेकुलेशन करने के लिए हम विदेश गए थे, अब उनके देश में बैन है, कुछ हमारे देश में ओपन होगा, तो वो हमारे देश में भी आएंगे ना बेटा करने के लिए। जैसे हमारे देश का कानून बड़ा लचर है,
स्मगलिंग वगैरह के बाद भी आपको छूट दिया जाता है। तो स्मगलर हमारे देश में आकर ये काम कर सकते हैं। दूसरे देश में दुबई वगैरह जाओ, वहां पर स्मगलिंग करो, वहां बताएगी सरकार क्या, वो कोई भी बिल्कुल हार्ड रूल है वहां पर, तो आपको इस तरीके से नहीं करने देंगे। यहाँ पर बैंक का चेक अगर बाउंस भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सजा मिल जाती है, फाइन इतना जबरदस्त इंपोज करते हैं। तो रूल्स के ऊपर है बेटा सब। करो डायग्राम बनाओ। ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ऑलवेज कैसा बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग। डायग्राम प्लॉट कर लो बेटा, शाबाश। ये सारी स्टोरी एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल समझने के लिए। जब एक दो बार पढ़ लोगे तो कंटेंट क्या लिखना आपके खुद क्लियर हो जाएंगे। मेन पार्ट है कि ये ग्राफ समझ आना चाहिए, ऐसा क्यों बना, राइट। यहां तक सबको समझ आ गया है, डायग्राम प्लॉट हो गया। चलो सर, बिल्कुल एक सेकंड देता हूं, बस ये लास्ट टॉपिक है बेटा, उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म ना, 2 रेट मेरे कंप्लीट हो गए। हाँ, फ्लेक्सिबल के बाद मैनेज फ्लोटिंग भी है, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये करा दूंगा 2 हफ्ते में सिलेबस पूरा हो गया भाई। ऊपर हेडिंग डालना और लिखना इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये सी पॉइंट डालो। पहला ए था डिमांड, बी था सप्लाई, और सी उसका कॉम्बिनेशन है, मतलब फ्लेक्सिबल का डिटर्मिनेशन है ना। ऊपर आपने बड़ी हेडिंग क्या डाली थी, फ्लेक्सिबल, यहाँ क्या लिखा है तुमने, डिटर्मिनेशन ना। तो डिटर्मिनेशन में पहले हमने डिमांड के बारे में पूरा पढ़ा, फिर सप्लाई के बारे में पढ़ा, अब दोनों का इंटरसेक्शन पढ़ रहा हूं, यही तो मेन है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, थर्ड टाइप, हाँ उसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर लिखना, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम exchange rate is determined at a point, equilibrium exchange rate is determined at a point where demand and supply of foreign exchange, where demand and supply of foreign exchange are equal to each other, where demand and supply of foreign exchange are equal to each other, and they determine the rate of exchange at OR, and they determine the rate of exchange at OR, and they determine the rate of exchange at OR and quantity at OQ, OR and quantity at क्या बेटा, OQ। सभी बच्चे केवल 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर देखें, समझें, और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना। बच्चों जब मैंने आपको बताया था कि रेट डिसाइड कैसे होता है, फ्लेक्सिबल का रेट वहां डिसाइड होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल। आप सभी को दिख रहा है कि डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा कैसे स्लोप का बनता है, डाउनवर्ड, और सप्लाई कर्व कैसा बनता है बेटा, जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिसाइड कर रहा है, राइट बेटा। यही पॉइंट हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज OR इज द रेट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहां पर डिसीजन आया है, क्योंकि ना तो डिमांड अकेला डिसाइड कर सकता है, ना ही कौन बेटा, सप्लाई, दोनों का इंटरसेक्शन आने के बाद ही इक्विलिब्रियम बनता है। डायग्राम बना लो, कहानी खत्म। ये डायग्राम का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दिया हुआ है, बट यू हैव टू मेक प्रॉपर डायग्राम। आज की क्लास में 2 टॉपिक करा दिए हैं बेटे। हाँ सब कुछ है संसार में, बुक में, वीडियो में, नोट्स में, असाइनमेंट में, वर्कशीट में, टेस्ट में, सब में। अपलोड कौन से वाला वीडियो अपलोड नहीं करा मैंने, तो बेटा बता दियो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अब कर देंगे, टेंशन मत ले।
बेटा इतना कवर करना, फिर नेक्स्ट क्लास में से आगे कराता हूँ। चलो।